नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं, जो कि चंडीगढ़ से मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये बताएं, शैडो कैबिनेट की चर्चाओं पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया और उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। और ये कहते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर नजर आए कि पहले अपना कुनबा संभाले कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले अपना कुनबा संभाले कांग्रेस, ये प्रतिक्रिया दुष्यंत चौटाला की ओर से। कांग्रेस अपने 30 विधायक इकट्ठे नहीं कर सकती, ये बड़ी बात उनके द्वारा कही गई। और वार पर पलटवार करते हुए सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहां पर नजर आए। सीधे तौर पर उन्होंने कांग्रेस को नसीहत दी कि पहले अपना कुनबा संभाले कांग्रेस पार्टी। अपने 30 विधायकों को भी इकट्ठे नहीं बैठा सकती कांग्रेस, ये बड़ी बातें उनके द्वारा कही गई। कांग्रेस 10 दिन में सरकार गिरने का दावा करती थी, लेकिन 9 महीने हो गए और मजबूती के साथ सरकार काम कर रही है, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा है। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया सामने आई। शैडो कैबिनेट की चर्चाओं पर दुष्यंत चौटाला का निशाना। कि शैडो तो कांग्रेस बनाने जा रही है, वो कांग्रेस को बोलो अपने 30 विधायक तो इकट्ठे बिठा लो। आरोप तो वो हमें तोड़ने का लगता है। मुझे याद है जिस दिन शपथ ग्रहण हुआ उसके बाद सारे कांग्रेसियों का बयान आया कि तो 10 दिन में सरकार गिर जाएगी। हाँ, तो 9 महीने होने वाले और इस 9 महीनों में मजबूती से प्रदेश के हित के निर्णय लिए। और मुझे लगता है पिछली विधायक दल की बैठक में शायद 1/3 कांग्रेस तो मिसिंग थी। पहले वो अपना कुनबा संभाल ले, फिर कैबिनेट की शैडो बनाने की। वहीं अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार को गिराने का फॉर्मूला बताया था। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस की जगह अगर उनके पास 30 विधायक होते तो अब तक ये सरकार गिरा देते। साथ ही साथ अभय चौटाला ने कांग्रेस को सरकार गिराने में समर्थन की पेशकश भी की, लेकिन कांग्रेस ने अभय चौटाला के ऑफर को ठुकराने में बिल्कुल देर नहीं की। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस को इनेलो की जरूरत नहीं है, सरकार खुद गिर जाएगी। मेरे पास 30 MLA होते तो मैं 100% सरकार गिरा देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, अगर चाहता है कि इनकी सरकार गिरे तो फिर ईमानदारी के साथ इस काम में आगे बढ़े। लोग तो चाहते हैं सरकार गिर जाए। आज तो जेजेपी के जो MLA हैं उनमें केवल मात्र 2 या 3 ऐसे होंगे जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी के MLA किस तरह से चिल्ला के स्पीकर को कह रहे थे कि हमारी तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, DC SP तो बहुत दूर चले गए। तो उनके अपने MLA रो रहे थे, अपने MLA बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चल सकती है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला रहे हैं। हुड्डा जिस दिन अपनी नीयत साफ करके इस काम में जुट जाएगा तो फिर मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, सरकार गिरवा दूंगा। कांग्रेस पार्टी को चौटाला जी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, ये सरकार को कांग्रेस को गिराने की भी आवश्यकता नहीं। ये एक भानुमति का कुनबा है जो अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा। हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। वहीं सुरजेवाला ने इस दौरान यह भी कहा कि लगातार प्रदेश में घोटाले हो रहे हैं। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार का घोटालों की ओर कोई ध्यान ही नहीं है। ये सरकार ही घोटालों की सरकार है। जिस धान घोटाले की, चावल घोटाले की आपने चर्चा की, धान घोटाला 1 हुआ, आपको याद हो तो पिछली सरकार में। इसके बाद इस सरकार में धान घोटाला पार्ट 2 हुआ और अब चावल घोटाले की परतें पत्रकार साथी खोजी तरीके से खोल रहे हैं। मैं इसके कागज इकट्ठे कर रहा हूं, बहुत जल्द वो सारे कागज सार्वजनिक पटल पर रखूंगा। वहीं कैथल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया और कहा कि बड़ौदा से ना CM चुनाव लड़ेंगे और ना ही हुड्डा। ना तो वहां मुख्यमंत्री लड़ेगा, ना हुड्डा ने लड़ना। केवल अखबारी बातें हैं। केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए इस तरह की बातें आप जैसे साथियों के सामने करते हैं। मुख्यमंत्री तो कैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है
आपके सामने ताजा उदाहरण है। जहां राज्यसभा के मेंबर दूसरे स्टेटों में हो रहे थे, जहां कांग्रेस का राज था, वहां बीजेपी जहां एक जीत सकती थी, वहां उन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े किए। तीसरा कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? सुभाष चंद्रा को कांग्रेस ने जिताया था, उसका आसान उतारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिताया। चलिए बात कर लेते हैं कोरोना के कहर की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। साथ ही साथ आपको ये जानकारी दे कि प्रदेश में किस तरीके से बहुत तेजी के साथ जो मामले वो बढ़ते हुए और 18,000 जो आंकड़ा है वो जा पहुंचा है। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 के पार। 12 घंटे में कोरोना के 337 नए मामले प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट हुए। अब तक 13,800 लोगों ने कोरोना से जंग जीती, तो जाहिर तौर पर ये एक राहत की बात है, लेकिन 279 लोगों की जान भी जा चुकी है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 4,298 है। एक बड़ी संख्या उन तमाम मरीजों की जिन्होंने कोरोना को मात दी, जो कि कोविड-19 से जंग लड़कर जीते। लेकिन जिस तरीके से लगातार नए मामले रिपोर्ट हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात, खास तौर पर उन तमाम जिलों में जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और इस बीच फरीदाबाद से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। फरीदाबाद में शुरू होगा पहला प्लाज्मा बैंक। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक जिसकी शुरुआत फरीदाबाद से होगी। अगले 15 दिन में प्लाज्मा बैंक चालू हो जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। निजी हॉस्पिटल्स में भर्ती मरीज भी प्लाज्मा ले सकेंगे। ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जानलेवा कोरोना वायरस अब देश में चरम पर है। ऐसे में आए दिन लोगों की मौत का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है। इसी क्रम में अंबाला में कोरोना की वजह से 5वीं मौत हुई। अंबाला छावनी की रहने वाली 87 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि महिला के कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि उसके मौत के बाद हुई। तो अंबाला से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोरोना से एक और मौत हुई है। जो जानकारी में निकल कर सामने आई वो ये कि कोरोना की पुष्टि मौत के बाद हुई। बुजुर्ग महिला की मौत की खबर मिल रही है। इसके साथ ही जिले में मृतकों का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ता हुआ 5वीं मौत ये रिपोर्ट हुई। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको इसे रूबरू करवा देते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोरोना से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं करनाल से, जहां पर एक साथ 24 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बहुत तेजी के साथ जो मामले हैं वो बढ़ते हुए करनाल से बड़ी खबर, जहां पर कोरोना विस्फोट जो है वो जारी है। एक साथ 24 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। आपको बताएं कि आज सुबह से लेकर अभी तक 24 नए मरीज सामने आए। बहुत तेजी के साथ मामले जो हैं वो यहाँ पर बढ़ते हुए करनाल में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। एक साथ 24 नए मामले, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमे की परेशानियां बढ़ती हुई। फिलहाल ये जो मामले सामने आए वो जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं उन इलाकों में पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन की व्यवस्था जो है वो सुनिश्चित की जा रही है। हरियाणा में निजी क्षेत्रों में आरक्षण को लेकर लगातार उद्योगपति सरकार के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे राज्यों से आए लोग भी सरकार के इस फैसले को गलत बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि यदि इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई तो एक दूसरे राज्य के बीच मतभेद के साथ साथ उद्योगों में भी खाई बन जाएगी। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा सरकार की तरफ से अध्यादेश लाने की पूरी तैयारी है और इसको लेकर कैबिनेट की मंजूरी भी दे दी गई है कि अब निजी क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं को 75% रोजगार देना अनिवार्य होगा। और इसी को लेकर लगातार उद्योगपतियों की तरफ से अपने तर्क दिए जा रहे हैं। तो सरकार की तरफ से जो जननायक जनता पार्टी है उसने चुनाव के दौरान ये दावा किया था, मुद्दा रखा था और एक जनता के बीच जाकर वादा किया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 75% जो हरियाणा के युवा हैं उनको निजी क्षेत्र में रोजगार अनिवार्य करेंगे। और इसी को लेकर अब जो चर्चा चल रही है उसी को लेकर उद्योगपति इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सर,
किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पवन जी आप लगातार इस बात का विरोध भी कर रहे हैं और लगातार एक सुझाव भी दे रहे हैं। देखिए, सरासर गलत है, उद्योगों पे थोपा जा रहा है। राजनीति करने के लिए बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, इंडस्ट्री में जो राजनीति की जा रही है वो बहुत गलत है। हमारी फैक्ट्रियां, हमारे अपने कानून, आज तक ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि हमें राइट टू अपॉइंटमेंट भी ना हो। हमारा राइट टू अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हमें कहाँ से कैसा बंदा ज्वाइन करना है वो सरकार ने बताए हमें। ये हमारी अपनी आज़ादी है और आप हमारी आज़ादी पे डंडा लगा रहे हो। उसके लिए देखो, बहुत से सरकार के पुराने निर्णय, डिसीजंस हैं जिनको सरकार लेके तो आई, वो लागू नहीं हो पाए। कोर्ट भी कोई चीज़ है। अगर इस तरह के बंधन हमारे ऊपर लगाए जाएंगे, या तो फैक्ट्रियाँ चली जाएगी, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। और हम जो यहाँ पे बने हुए हैं, बचे हुए हैं, वो लोग कोर्ट जाएंगे और अपना रास्ता खोलेंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि उद्योगपतियों की तरफ से अपनी तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि इस तरह की जो बंधन है वो नहीं होने चाहिए। लेकिन गुरुग्राम के तमाम उद्योग में ऐसे लोग हैं जो अलग अलग राज्यों से काम करते हैं, उनकी क्या किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों के बीच जब इस तरह का अध्यादेश लाया जाएगा, इस तरह के निर्णय लिए जाएंगे, तो उन पर क्या फर्क पड़ता है, किस तरह की उनको प्रतिक्रिया आती है? आप कहाँ से हैं? सर उत्तराखंड से हैं। अब हरियाणा सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, अध्यादेश लाया जा रहा है कि यहाँ के निजी क्षेत्रों के अंदर यहाँ के युवाओं को 75% नौकरियाँ दी जाएंगी। तो आप जब बाहर से आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो आपके भाई बंधु होंगे वो अब यहाँ नौकरी उनको बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, एक्चुअली पहले तो ये है कि ये जो नया चीज़ लागू हुई है, ये जो अब नई एम्प्लॉयमेंट आएगी या फिर उनके लिए है वैसे ये, पर ये गलत है। क्योंकि जैसे बच्चे पढ़ाई करके आते हैं तो उनका होता है कि अच्छी अच्छी फैक्ट्रीज़ में नौकरी करें। और फैक्ट्रीज़ तो कहीं पे भी हो सकती है, हरियाणा में चाहे मुंबई में। तो फिर ये रिजर्वेशन तो गलत है। हम अगर उत्तराखंड में भी ऐसा रिजर्वेशन आ जाएगा तो फिर एम्प्लॉयर्स काम नहीं कर पाएंगे फिर, और हीन भावना आएगी कि स्टेट्स के प्रति कि हाँ, इसलिए बिल्कुल देखिए, एक मतभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। और निश्चित तौर पर आप कहाँ से हैं? सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर। मध्य प्रदेश से। लेकिन अब जिस तरह से अध्यादेश लाने की हरियाणा सरकार के जो प्रयास हैं, मंजूरी भी दे दी गई है, तो अब किस तरह से देखते हैं, क्या ये सही निर्णय है सरकार का? नहीं सर, ये बिल्कुल गलत निर्णय है सर। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश से हूँ सर, और मैं मध्य प्रदेश से यहाँ पे जॉब के लिए आया हूँ सर। तो यदि मध्य प्रदेश में कल फैक्ट्रियाँ और कम हो जाएंगी तो वहाँ के लोग और ज़्यादा बाहर निकलेंगे। यदि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, हरियाणा की या दिल्ली की या NCR की सारी गवर्नमेंट ऐसी करेंगी, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे जॉब करने के लिए? बिल्कुल देखिए, एक बड़ी संकट की घड़ी है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, ऐसे क्षेत्र के लोगों के लिए जो वहाँ दूर दराज से यहाँ कर रोजगार के लिए आते हैं, और अब ऐसी सरकार की तरफ से निर्णय लिए जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी होती है। आप कहाँ से हैं? मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा से हैं। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार का सही निर्णय है कि हरियाणा के युवाओं को वास्तव में रोजगार नहीं मिल पा रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है हमें फ्रीडम टू वर्क एनीवेयर, और कहीं पे भी हम जाके काम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर कल की डेट में मध्य प्रदेश या यूपी कहीं नई फैक्ट्रियाँ डेवलप होंगी, इस्टेब्लिश होंगी, तो इस तरह वो भी कानून इस तरह का बनाएंगे जिससे कि हमें भी वहाँ पे जाके काम करने का मौका नहीं मिलेगा। तो इससे बहुत डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं सर, इस इंटर स्टेट डिफरेंसेस क्रिएट हो ही जाते हैं सर। बिल्कुल। आप किस तरह से देखते हैं और आप हैं कहाँ? सर मैं यूपी से हूँ, यूपी सहारनपुर से। सर ये स्थिति सर बहुत ही मतलब गलत होने वाली है, क्योंकि कल हमारे यूपी में अगर ऐसा हो जाए तो उससे क्या होगा कि और लोगों में हिंसा बढ़ जाएगी। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो हमें कहते हैं कि हम एकजुट रह के रहेंगे और एक स्टेट मतलब सारे स्टेट एक मिलकर एक साथ रहेंगे। तो उससे सर लोगों में सर थोड़ी सी गलतफहमी हो जाएगी। और हम सर सब मजदूर हैं, पढ़ लिख के हम जाते हैं इधर उधर। मेरे में टैलेंट है तो सर मैं कोई एक कंपनी है वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गई या मेरा ट्रांसफ़र हो गया तो मैं दूसरे स्टेट में जाऊंगा, तो वहाँ से मुझे निकालेंगे, वो सही नहीं है ना सर। बिल्कुल देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में रोजगार के लिए लोग जाते हैं, और निश्चित तौर पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप योग्य हैं, आप
स्किल डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं तो निश्चित तौर पर आपकी नौकरी कोई नहीं रोक सकता, आपकी नौकरी कोई नहीं खा सकता। लेकिन हाँ, इस अध्यादेश के बाद कहीं ना कहीं एक बात तो है कि दूसरे जो राज्य हैं वहाँ की जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि वहाँ से जो लोग यहाँ कर नौकरी कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे और एक बड़ी कंपनियों के सामने, यहाँ की फैक्ट्रियों के सामने एक बड़ी समस्या सामने आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में कैसे आप काम कराएंगे, क्योंकि छोटे से लेकर बड़ी फैक्ट्रियां गुरुग्राम में हैं और मजदूर उसकी जो जीविका है, जो उसको मेहताना है, उसी आधार पर दिया जाता है, उसकी मेहनत के आधार पर दिया जाता है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी खाई राज्यों के बीच आ सकती है और इसको लेकर लगातार उद्योगपतियों के साथ जिस तरह की बातचीत हुई उसमें उन्होंने विरोध किया कि इसको लेकर यदि सरकार नहीं मानी तो वो कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। और जो दूसरे राज्यों से लोग युवा यहाँ काम करने आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि ये गलत है सरकार का निर्णय, क्योंकि हम भारत के वासी हैं और भारत के कहीं भी राज्य में किसी भी जगह जाकर काम कर सकते हैं। कोई रोक नहीं होनी चाहिए, कोई टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन देखना अब ये होगा कि सरकार की तरफ से जिस अध्यादेश को लाया जा रहा है और अब उद्योगपतियों का ये रोष किस तरह की परिस्थितियां पैदा करता है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। चलिए बात कर लेते हैं पीटीआई टीचर्स की। प्रदेश में पीटीआई शिक्षकों का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। आज भिवानी और कैथल में पीटीआई शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। भिवानी में प्रदर्शन में विधवा पीटीआई टीचर ने प्रदर्शन कर सरकार से नौकरी बहाली की मांग की। तो वहीं चरखी दादरी की तस्वीरें भी आप देख पा रहे। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं, जो पीटीआई टीचर्स हैं, वो विरोध दर्ज कराते हुए 1983 पीटीआई टीचर्स की पुनः बहाली की मांग ये तमाम टीचर्स करते हुए और इसको लेकर प्रदेश के तमाम हिस्सों में ये पीटीआई टीचर्स अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं पुनः बहाली की मांग करते हुए। हालांकि सियासत भी इसको लेकर चरम पर है, लेकिन जो परेशानी इस वक्त पीटीआई टीचर्स के सामने पेश आ रही है, क्योंकि कई जगह से ऐसे भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं जहां पर इन पीटीआई टीचर्स का ये कहना है कि हमारे पास अब कोई जरिया नहीं है जिससे हम गुजर बसर आगे के लिए कर सकें। इधर करनाल में करोड़ों रुपए का राइस घोटाला सामने आया, जहां पर मिलों में मिल मालिक ने करोड़ों रुपए का चावल सरकार से छिपा कर रखा, जिसे मिल मालिक वापस नहीं कर रहे। लेकिन प्रशासन की सतर्कता की वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम और एसडीएम ने छापेमारी कर 2 ट्रक चावल बरामद किया। इसमें 737 क्विंटल चावल लूट किया गया था। जानकारी के अनुसार ये चावल को उत्तर प्रदेश के बांदा से मंगवाया गया और करनाल के 2 मिल्स में पहुंचाना था। आपको ये बताएं कि राइस मिल मालिक यूपी बिहार से चावल खरीद कर आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि सरकार ने जो चावल मिल मालिकों को दिया था उसका 70% चावल ही वापस दिया गया। इसमें जो हमारे नॉलेज में कुछ बात आई थी कि कुछ राइस मिल्स में जो सरकार का राइस मिलिंग करके उसको लौटाना होता है उसमें कम लौटाया गया है, या कुछ मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनके पास शॉर्टेज है। उसमें दो मिल्स की जांच कराई गई, क्योंकि जो 2 ट्रक हमने पकड़े थे वो कोई यूपी से राइस आया था और उन 2 मिलों में जाना था। उन दोनों मिलों की जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई तो उनमें शॉर्ट मिला है। तक जो हमें मिले हैं वो यूपी से मिले हैं। उसको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि यूपी से किसी मिल से हैं या पीडीएस का है, वो तो एक बार उसकी विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं कह तो रहा 95% के 94% के करीब पूरा हो गया और वो पूरा होगा। सुनिश्चित तौर पर एक दाना चावल का सरकार के खाते में जाएगा। परमल ही है, वहाँ से आ जाए यहाँ से आ जाए, परमल ही तो है, वो सब कुछ परमल है। इससे घटिया चावल कोई मान ले, परमल जो पीडीएस का चावल होता है इससे नीचे क्वालिटी को चावल होता ही नहीं। और यहाँ पे वक्त हो गया एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ।